नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सफलतम 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए गए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के क्रांतिकारी निर्णयों से युवा उद्योगपतियों में उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले के आईटी क्षेत्र से जुड़े युवा उद्योगपतियों का कहना है कि केंद्र सरकार के इन फैसलों से आईटी सेक्टर का दिशा परिवर्तन होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे संवाददाता सुनील सचान ने कुछ ऐसे ही युवा उद्यमियों से बात की। युवा उद्योगपति नंदन जोशी ने बताया कि विगत 12 वर्षों से आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आईटी सेक्टर के लिए आईटी 2.0 योजना लागू की गई है, ये बहुत ही दीर्घकालिक परिणाम देने वाली दूरदर्शिता के साथ लागू की गई योजना है। इस योजना से बहुत अधिक लाभ रोजगार के क्षेत्र में भी मिलेगा, साथ ही साथ लघु उद्योगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। वहीं उद्योगपति राजन जैन ने कहा कि निश्चित तौर पर आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विकास की दर आगे बढ़ेगी, साथ ही नवाचार होगा, रोजगार मिलेगा, जिससे हम लोग आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। हरदा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में आमजन को अपनी समस्याओं के तत्काल निराकरण मिल रहे हैं। जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में हरदा जिले में अभी तक 70,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि आमजनों की शिकायतें और 67 लोक सेवाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं और उनको त्वरित लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में सभी अधिकारियों, सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी तक इस अभियान में करीब 70,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। अभियान के पूर्व के आवेदन करीब 40,000 थे, जिसके 99% हमने आवेदनों को निराकरण कर दिया है। शेष हम इस माह में पूरा कर लेंगे और जो शेष अभियान के दौरान प्राप्त हुए थे आवेदन, उनका निराकरण चल रहा है, जिसकी सरकार ने समय सीमा भी दी है 15 जुलाई तक, जिनका हम लोग 100% निराकरण कर लेंगे। इसमें मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा और अन्य विभागों के आवेदन शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट। गुना में पिछले दिनों रोजगार दिवस पर क्या खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। गुना जिले में पिछले दिनों रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र LN श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया। रोजगार दिवस का कार्यक्रम उमरिया में आयोजित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। उमरिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गुना जिले के 1581 हितग्राहियों को 1295 लाख का हितलाभ वितरण किया गया। साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से 9 इकाइयों को 1,46,00,000 का अनुदान दिया गया। देश में लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल इंदौर एक बार फिर स्वच्छता का 7वां आसमान छूने के लिए तैयार है। इसके लिए नगर निगम नित नए नवाचार कर रहा है। स्वच्छता के लिए इंदौर के प्रयासों पर पेश है एक रिपोर्ट। हाल ही में नगर निगम इंदौर ने वार्ड स्वच्छता अभियान 2023 की शुरुआत की है। इसके लिए नियमित सफाई, जल संरक्षण, पौधरोपण और बगीचों के रखरखाव सहित विभिन्न मानकों के आधार पर 1000 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले वार्ड प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी कड़ी में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत इंदौर नगर निगम ने 19 जोन पर 3R केंद्रों की शुरुआत की है। इन केंद्रों पर शहर के नागरिक अपने घरों की अनुपयोगी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के सामान, कपड़े, जूते, किताबें और ई-वेस्ट जमा करवा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी की इस पहल की जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने आकाशवाणी को बताया। इंदौर स्वच्छता का सिरमौर है और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है हमारा 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसलिए इस बार हम लेकर आए हैं 3R फॉर्मूला, RRR फॉर्मूला। अपने घर का ऐसा कोई भी सामान जो थोड़े से सुधार के बाद किसी और के उपयोग में आ सकता है, उसको आप अपने
पास के जोन पर 311 ऐप के माध्यम से जमा करा सकते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को उससे बनाया हुआ सामान दिया जा सके। कि 3R इंदौर की स्वच्छता के साथ साथ जन भागीदारी में भी और एक दूसरे की मदद का भी सबसे बड़ा काम होगा। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों से आम नागरिक भी बहुत उत्साहित हैं। वे इंदौर को एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अव्वल देखना चाहते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति माहेश्वरी स्वयं को इंदौर का नागरिक होने पर गौरवान्वित महसूस करते हुए कहती हैं, दिन प्रतिदिन इंदौर शहर स्वच्छता की नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है। इंदौर शहर की स्वच्छता यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रही है। घरों की अनुपयोगी चीजें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हाल ही में इंदौर नगर निगम ने 3R केंद्र शुरू किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये अभियान जहां आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए अनूठा उपहार है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा पहल भी है। नगर निगम के स्वच्छता के लिए नवाचार और अभियानों ने एक बार फिर स्वच्छ शहरों में इंदौर के देश में अव्वल रहने की उम्मीद जगाई है। वहीं नालों से फिर नदी बनी कान्हा और सरस्वती नदी, पुनर्जीवित होते जल स्रोत, बढ़ती हरियाली और साफ सुथरी सड़कें शहरवासियों को नवजीवन का एहसास करवा रही है। इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। 7 शहरों की सूची में देवास शहर को अव्वल स्थान पर लाने के लिए देवास में युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए देवास नगर निगम ने व्यापक स्तर पर कार्य शुरू किए हैं। दरअसल विगत स्वच्छता सर्वेक्षणों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देवास ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इन्हीं परिणामों से उत्साहित नगर निगम देवास की टीम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 5 स्टार रैंकिंग पाने के लिए विशेष कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर निगम देवास के आयुक्त विशाल सिंह चौहान बताते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छ भारत प्रतियोगिता हेतु सौंदर्यीकरण के साथ शहर में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। स्वच्छता में देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए देवास शहर के 22 स्थानों पर बैकलेन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु शहर के सभी कच्चे मार्गों का डामरीकरण भी अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। शहर से निकलने वाले सीवरेज के उपचार हेतु भी 3 प्लांट स्थापित किए गए हैं। शहर में 1 लाख से अधिक पौधों लगाए गए हैं। वहीं हवा में धूल के कण को कम करने के लिए शहर के 12 व्यस्ततम चौराहों पर फव्वारे लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। जेल में बंद बंदियों के लिए प्रदेश में पहला ऐसा प्रयास नर्मदापुरम में हुआ है, जहां के सेंट्रल जेल के स्कूल को अपग्रेड कर स्मार्ट क्लास लगाई जा रही है। इसमें निरक्षर अनपढ़ बंदी शिक्षित हो रहे हैं। वहीं कुछ बंदियों को 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की उच्च शिक्षा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, महिला बंदी के साथ रह रहे बच्चों को भी नर्सरी की शिक्षा स्मार्ट बोर्ड से दी जा रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता। नर्मदापुरम के सेंट्रल जेल में स्मार्ट क्लास की इस नई व्यवस्था से बंदियों में सकारात्मक प्रभाव साफ नजर आ रहा है। बंदियों की शिक्षा सहित अन्य रोजगार मूलक गतिविधियों के लिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षित करने में प्रदेश की पहली और देश की चुनिंदा जेलों में नर्मदापुरम की यह जेल शुमार हो चुकी है। सेंट्रल जेल के अधीक्षक संतोष सिंह सोलंकी का कहना है कि निरक्षर बंदियों को दी जा रही प्रौढ़ साक्षरता के साथ ही 10वीं से लेकर एमए तक की शिक्षा से उनमें जबरदस्त उत्साह है। बहरहाल नर्मदापुरम की सेंट्रल जेल में वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान भोपाल और भोज मुक्त विश्वविद्यालय सहित इग्नू के जरिए 114 बंदियों को शिक्षित किया जा रहा है। वहीं इस शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी प्रयोग कर शिक्षा को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने इस सेंट्रल जेल के स्कूल को अपग्रेड किया गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट क्लास का उपयोग बंदियों की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही विधिक साक्षरता के लिए किया गया है। इसमें धार्मिक स्थलों के जीवंत दर्शन, योग, ध्यान से जुड़ी गतिविधि और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम को दिखाकर बंदियों के शैक्षणिक और मानसिक स्तर को उन्नत और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के प्रयास भी जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुष तिवारी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और जन शिक्षण संस्थान ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वुमेन केयर हर्बल इंस्टीट्यूट में किया गया। पेश है हमारी ग्वालियर संवाददाता की रिपोर्ट।
इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने जन शिक्षण संस्थान के द्वारा शहर के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने व व्यवसाय से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। महिलाओं को प्रशिक्षण करने का और न केवल महिलाओं को अपितु उन लोगों को प्रशिक्षण करने का, स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से वो हमारे देश और देश की प्रगति और प्रदेश की प्रगति में बहुत अच्छा योगदान देगा और लोगों के हाथों में जब हुनर होगा तो वो रोजगार के साधन उनका मजबूत हथियार होगा। आकाशवाणी से चर्चा करते हुए जन शिक्षण संस्थान की निदेशक गायत्री चौहान ने बताया, उस केयर को हमें सिखा करके उनको वो ट्रेनिंग दी है कि ये अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर पाएंगे। तो इन लोगों ने बिजनेस को करने के लिए इनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए, कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो ये सारे विभागों को लेकर के हमने आपके DIC से, आपके बैंकर्स बैंक से, आपके डिपार्टमेंट और भी जो भी ट्रेनिंग तो उनको बुला करके हमने जितने भी रिसोर्स पर्सन है उनको ट्रेनिंग दिलवाई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित उमाचरण राजपूत द्वारा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों व सफल उद्यमी के मूल मंत्र से सहभागियों को अवगत कराया तथा खेल के माध्यम से कौशल विकास का जीवन में महत्व विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयास से दमोह जिले को 3 ROB के निर्माण की हरी झंडी मिल गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एक रेलवे ओवरब्रिज 37.5 करोड़ की लागत से पथरिया बीना कटनी रेलखंड के किलोमीटर 126 LC क्रमांक 58 पर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 1351 मीटर होगी। वही दूसरा ROB लगभग 26.25 करोड़ से अधिक की लागत से हिंडोरिया पटेरा मार्ग में बीना कटनी रेलखंड के किलोमीटर 1133 LC क्रमांक 66 पर बनेगा, जिसकी लंबाई 738 मीटर है। जबकि तीसरा ROB दमोह कटनी मार्ग में बीना कटनी रेलखंड के किलोमीटर 1136 के LC क्रमांक 67 पर स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 27 करोड़ 36 लाख रुपए है। इसी क्रम में बादकपुर मार्ग पर बीना कटनी रेलवे सेक्शन के 1141 में समपार क्रमांक 70 पर ROB पहुंच मार्ग सह स्वीकृत हुआ है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 48.5 करोड़ होगी। इसकी लंबाई 1153 मीटर है। दमोह से मैं अनिल जैन। डिंडौरी जिले में जिला गठन होने के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इसके तहत 25 मई को महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और जनसभा को संबोधित कर शुभकामनाएं दी। इसके बाद शाम को मां नर्मदा में महाआरती का आयोजन किया गया। रजत जयंती के अवसर पर आगामी 25 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया गया और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी तारतम्य में बैगा ओलंपियाड का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को खेल प्रतिभा उभारने का अवसर मिला। 27 मई को रजत जयंती समारोह के समापन अवसर पर गाड़ासरई में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध पंडवानी गायिका रितु वर्मा की प्रस्तुतियां हुई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।